हेलो माय डियर स्टूडेंट, जो 4 मार्च का आप लोगों का साइंस का पेपर है ना, पूरा साइंस का पेपर मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। 4 मार्च को जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में छपने वाला है ना, वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आया हूं साइंस का। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये आपको 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, मैं आप लोगों के लिए सारा ऑब्जेक्टिव, पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सारा लाया हूं। लघु उत्तरीय प्रश्न, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ये पूरा चिट है, साइंस का चिट है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन, सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, सारा, बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सारा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पूरा दीर्घ उत्तरीय। देख लो, एक भी क्वेश्चन मैंने दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय नहीं छोड़ा है, पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ये वीडियो पूरा देखकर जाना 4 मार्च को पेपर देने। 4 मार्च को पेपर है, उससे पहले ये पूरा वीडियो देख लेना, एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, फिर आप जाओगे साइंस के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, जैसे बच्चों ने गणित के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझकर जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। 100% यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये महामैराथन क्लास है, मतलब 1 घंटे की क्लास रहेगी, लेकिन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा यूपी बोर्ड में। गारंटी है, अगर इससे बाहर आ गया मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट कर दूंगा, मैं बता दूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये बहुत ज्यादा वायरल है। 70 में 70 नंबर आप करके आओगे भाई साइंस के पेपर में, 4 मार्च के पेपर में 70 में 70 नंबर करके आओगे। पूरा विज्ञान एक वीडियो में खत्म करने वाला हूं। आपका फिजिक्स भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। गारंटी है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। साइंस पेपर में ये सारे क्वेश्चन 100% यही आएंगे। ये पूरा बहुत ध्यान से समझ लेना एक एक क्वेश्चन को। चलो मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को समझाता हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 20 में 20 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स करेंगे। ठीक है, आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा इससे बाहर। 100% यही आएगा। देखो, मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिए हैं, पूरे बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारा ले लिया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी आपके लिए साइंस का पेपर लीक वाला वीडियो आने वाला है, पेपर लीक वाला। ठीक है, तो तैयार रहना सब्सक्राइब करके। पहला क्वेश्चन है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है? ऊपर दी गई प्रक्रिया किस प्रकार की है? और ये सारा क्वेश्चन समझ लेना। देखो, Zn जो है, Zn वो H2 को विस्थापित करके बाहर कर दिया ना, तो सभी को पता है कौन सी अभिक्रिया है। जुड़ी तो है नहीं, संयोजन मतलब A और प्लस V, ये दोनों जुड़ के AV बन जाए, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। ठीक है, द्विव विस्थापन नहीं हुआ है, इसमें वियोजन भी नहीं हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ है? विस्थापन अभिक्रिया। ये जो है, ये विस्थापन रिएक्शन है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू देखो, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है और आप लोग सीरियस नहीं हो अभी भी। ठीक है, मैथ में आप लोग सीरियस थे, साइंस में नहीं हो, फेल हो जाओगे। सीरियस हो जाओ, जितना पढ़ा रहे पूरा पढ़ लो। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों से ज्यादा मैं सीरियस हूं, आप लोगों से ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं। 2 बजे रात तक मैंने खुद ये सारा पेपर डिजाइन किया है। बताओ, 2 बजे रात तक तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो। ठीक है, तो मेहनत कर लो। 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है, मतलब 7 से कम, 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो बताओ क्या है ये? 7 से कम वाला शून्य होगा नहीं, 7 से कम जो होगा अम्लीय होगा, 7 आपका उदासीन होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडे का रासायनिक नाम। धावन सोडा नहीं, धोने वाला सोडा। Na2CO3 into 10H2O, इसका सूत्र होता है 10H2O, ये 3 है। फार्मूला पता चल गया ना। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव बहुत तैयार हो गया फार्मूला का, और इसका सूत्र का नाम जो होगा वो सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट याद रखना, बी वाला ऑप्शन सही है। देखो, 4 मार्च के पेपर में धुआं धुआं उड़ा देंगे, एक भी नंबर इससे बाहर नहीं आएगा। बस जितना कह रहे हैं उतना पढ़ लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? इसको आप जिप्सम कर लेना, इप्सम नहीं जिप्सम, जिप्सम।
और जिप्सम ही बनता है। ठीक है, चलो इधर है जिप्सम ना, तो इसको इप्सम ही रहेगा, तो जिप्सम इधर है। ठीक है, चूना पत्थर भी नहीं, जिप्सम बनेगा। जिप्सम क्या बनेगा? जिप्सम। ठीक है, इप्सम नहीं बनेगा। अगला, पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेयजल को जीवाणु रहित करने में CaO Cl2 का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ब्लीचिंग पाउडर का। तो क्या है इसमें ऑप्शन? CaO Cl2 सही तो है। आपका फिटकरी नहीं और धामन सोडा भी नहीं। एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? धातु है, आधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो एंटीमनी एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। ठीक है, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये सारा अपने माइंड में छाप लो। देखो साइंस में ये सारे क्वेश्चन छपेगा, मतलब आपके 4 मार्च के पेपर में, और इससे बाहर गारंटी है नहीं आएगा। ठीक है, साइंस का पेपर लीकर हूं मैं, इससे बाहर अगर आ गया ना चैनल डिलीट कर दूंगा आपके सामने। लेकिन अगर यही आएगा ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप प्रॉमिस करो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा समझ कर जाओ। 7 है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? Fe, Pt, Cu या Hg? तो जो नीचे होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा, सक्रियता श्रेणी जो हाइड्रोजन के नीचे है वो नहीं कर पाएंगी। तो इसमें जो Cu है ना, ये हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगी। अभी आगे मैं समझाऊंगा सक्रियता श्रेणी। पूरा पेपर ही मैंने आप लोगों को ले आया है, पूरा बुक का जितने इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सब कुछ मैंने लाया है। ठीक है, अगला है 8 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा का कुचालक है? इन चारों में से कौन सी ऊष्मा का कुचालक है? पारा, सोडियम या सीसा या लोहा? तो इसमें जो हमारा सीसा है ना, सीसा, ये ऊष्मा का कुचालक है। क्या है? कुचालक, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। 9 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम बताओ, इसका पहले फॉर्मूला बताओ क्या होगा? HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन को मेथ कहा जाता है, मेथेनल हो जाएगा, नॉल नहीं होगा, मेथेनल। देखो ये, हाँ मेथेनॉल, CHO है ना, तो मेथेनल होगा, नॉल नहीं होगा। ठीक है, इसको नल कर लो, इसको मेथेनल कर लो। देखो ये CHO ग्रुप है ना, और CHO का IUPAC नेम लिख सकते हैं, अल जोड़ा जाता है, तो मेथे यहां आल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अल कर लेना, मेथेनल हो जाएगा, ना वाला नल। ठीक है, और ये तो होगा नहीं, तो याद रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है HCHO, और इसका नाम जो होता है वो इधर है, मेथेनल होता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया एथिलीन जो है, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है। इसमें देखो आपका सारा ऑप्शन ही गलत है, सारा ऑप्शन। जो एथिलीन है वो ना यूरिया देता है, ना ग्लूकोज देता है, ना सोडियम क्लोराइड, ना हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देता क्या है? अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे चारों ऑप्शन गलत आ जाए तो आप क्या करोगे? तुरंत आप शिकायत करना जो क्लास टीचर होंगे उनसे। ठीक है, ऐसे आता है, मैंने भी पेपर दिया था, एक क्वेश्चन गलत आ गया था, फिर पूरा चेंज कराया गया था। यहां आप लोगों का जो देगा वो ग्लाइकॉल देगा, तो यहां सी वाले ऑप्शन को यहां लिख लेना, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, ये सही है। ठीक है, याद रखना कि क्या देगा? ग्लाइकॉल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, H2O भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश, यानी कि उपयुक्त सभी आवश्यक है, उपयुक्त सभी। 4 मार्च को सारा क्वेश्चन छपने वाला है, और आप लोग मेहनत कर लो, ये पूरा ध्यान से देख लेना, पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय से, छोटी आंत से। जठर रस कहां से स्रावित होता है? अमाशय से। कहां से? जठर रस जो है वो अमाशय से स्रावित होता है, अमाशय से। ठीक है, अमाशय से, याद रखना, बड़ी आंत छोटी आंत यहां से नहीं होता। अग्रमस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग है, अग्रमस्तिष्क या फिर मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है। आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, अग्रमस्तिष्क है। जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क। अगला,
अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में या प्लेज्मोडियम में या ईस्ट में या लेशमीनिया में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, ईस्ट में, याद रखना ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा। आनुवांशिक विज्ञान के जनक सभी को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सी वाला ऑप्शन सही है। 15 में 15 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। 4 मार्च यूपी बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में ये सारा क्वेश्चन छपेगा, छपा है, छपा रहेगा, बस जाना है आपको तैयार कर लेना। मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या, मैं आपको थोड़ा गुणसूत्र के बारे में समझा दूं। देखो चाहे नर हो या मादा हो, उसमें कुल गुणसूत्र जो होता है, कुल गुणसूत्र, ये सब तैयार रखना। एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया कि कुल गुणसूत्र कितना होता है? 46, जोड़ी में 23, और जो ऑटोसोम होते हैं ना वो 44 होते हैं। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। नर में क्या होता है, मादा में क्या होता है, बस केवल लिंग गुणसूत्र चेंज होता है, और जो 44 होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। नर में जो होता है वो XY होता है, मादा में XX लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? XX लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, आप बताओ लिंग गुणसूत्र कितने? 23 नहीं, 4 नहीं, 2। लिंग गुणसूत्र पूछा गया है, 20 नहीं। तो लिंग गुणसूत्र 2 पाया जाता है, नर में XY, मादा में XX। अगला, निम्न में से कौन सा भाग मादा जनन तंत्र का नहीं है? अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दुर्मिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुर्मिका नहीं, एक्सॉन नहीं, स्नेप्स। स्नेप्स सही है, स्नेप्स कहते हैं, आवेग नहीं, स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेप्स। डीएनए, डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए। डीएनए के जो दोनों तंतु होते हैं, एक ये तंतु, एक ये तंतु, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, या फिर हाइड्रोजन बंध आयनिक बंध या सहसंयोजी बंध। देखो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, एक ऑप्शन चेंज कर लेना, कुछ भी कर लेना, कार्बन बंध कुछ भी कर लेना, ठीक है, वह हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही जुड़े होते हैं। उद्यान मटन में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटन में इन चारों में से ये अप्रभावी, अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण, इन चारों में अप्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबे तने, ये तो प्रभावी है, गोल भी प्रभावी है, झुर्रीदार जो है ना ये अप्रभावी लक्षण है। क्या है? अप्रभावी लक्षण। देखो 2 लक्षण होते हैं, एक प्रभावी वाला, एक अप्रभावी। 7 लक्षण मेंडल ने दिया था, 7 में 7 लक्षण प्रभावी होगा, 7 ही अप्रभावी, 7 प्रभावी 7 अप्रभावी। तो अगला, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी देखो F बराबर R/2 आप लोगों ने पढ़ा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, तो वक्रता त्रिज्या 20/2 × n -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर सही है। अवतल दर्पण में माइनस होता है फोकस दूरी, तो -10 सेंटीमीटर। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होगा, या 1 से कम, या 1 से अधिक, या अनंत, तो 1 होगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, नीले रंग के लिए। तो लाल रंग के लिए परिकिरण सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। जिसका परिकिरण कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और परिकिरण कम होता है। तारों का टिमटिमाना का कारण है, क्या कारण है? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन जो है ना वो हमारा है तारों के टिमटिमाने का कारण। क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका मान? आपने पढ़ा होगा Q बराबर I × T। तो I क्या है? I क्या है? धारा, धारा का एम्पियर, और T सेकंड, तो आवेश का है ना, आवेश क्यों? आवेश का जो है मात्रक वो एम्पियर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखने के लिए परिपथ में प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा क्या हो जाएगी? 3 गुना
तिगुना या 1/4 या 2 गुना या 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक V बराबर IR, R बराबर V अपन I। अब V अपन I जो होता है वो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, और वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर ओम होता है। ये R जो है ये प्रतिरोध है, ओम हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का या आवेश का? बताओ। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। ओम के नियम के अनुसार विद्युत विभवांतर ग्राफ, देखो ग्राफ यही है, बिल्कुल सरल रेखा रहती है, बिल्कुल सरल रेखा, बिल्कुल सरल रेखा। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय विद्युत दोनों, या फिर कोई नहीं, तो चुंबकीय व विद्युत दोनों। अगर आप एक गतिमान आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये 30 में 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया ना। इससे बाहर आपका एक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। ये पूरा समझ में आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए। अब हम लोग आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, ध्यान से समझना, जितना समझाएंगे ध्यान से। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ध्यान से समझना। 4 अंक का एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न आता है। ठीक है, और लघु उत्तरीय जो है वो आप लोगों का 12 नंबर आपका भौतिक विज्ञान, 12 नंबर जीव विज्ञान, 24 और 8 नंबर आप लोगों का आएगा रसायन विज्ञान। 12, 12 और 8, बताओ 24 प्लस 8, आपका एक इधर आ जाएगा 32 नंबर का, 32 नंबर का ये लघु उत्तरीय आएगा। ध्यान से पढ़ लोगे, 32 में 32 पक्का कर लोगे, तो बहुत ध्यान से समझना। लिखा है ऊष्मा क्षेपी जिसे दहन कहते हैं एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाओ। सबसे पहले आप लोग समझो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसे दहन कहते हैं। दहन का मतलब, ऊष्मा क्षेपी का मतलब बाहर, ऊष्मा का बाहर निकालना, शोषी का मतलब अवशोषित करना, अपनी तरफ अवशोषित करना। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिखो और अगर उसमें प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस आपका कौन सा है? प्राकृतिक गैस आपका मेथेन है, CH4, जिसे हम लोग कहते हैं मेथेन, और ये है गैस की अवस्था में, गैस की अवस्था में, प्लस 2O2 ये भी गैस की अवस्था में है। ठीक है, गिव्स आउट CO2 गैस की अवस्था में, प्लस 2H2O ये भी एक भाप, वाटर जो है वो भी गैस की अवस्था में है, मतलब भाप जैसे होता है ना। और प्लस जो मेन पॉइंट है ऊष्मा क्षेपी में, ऊष्मा बाहर, प्लस ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, तो वही हमारा हो जाएगा, अगर प्लस ऊष्मा हो तो ऊष्मा क्षेपी, अगर यही माइनस ऊष्मा हो तो उसे हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं। जैसे ऊष्मा शोषी को समझ लो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है या ऊष्मा, इसे आप ऊष्मा भी कह सकते हो, ऊर्जा और ऊष्मा एक ही है, ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे अगर आप N2 में प्लस O2 जोड़ते हो, मतलब नाइट्रोजन में आप प्लस ऑक्सीजन करते हो, तो आपको मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो हमारा माइनस ऊष्मा रहता है, मतलब ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऊष्मा शोषी। देखो ऊष्मा को अवशोषित करने का मतलब है कि ऊष्मा को अपनी तरफ खींचता है और इसमें ऊष्मा बाहर निकलता है। जैसे आप जब हाथ सेकने के लिए लकड़ी वगैरह जलाते हो तो ऊष्मा बाहर निकलता है, तो वो हमारा हो जाता है ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, 4 नंबर पक्का कर लिया ना, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये बहुत बार आया हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम में, प्रतिस्थापन
अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना ना बहुत बार आया हुआ है, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो जैसे प्रतिस्थापन या फिर कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी, देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित होना। तो वही देखो वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक अणु किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह को किसी अन्य परमाणु और परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझा दे बहुत अच्छे से, समझो उदाहरण। जैसे हमारा CH4 है जिसे मेथेन कहते हैं, मेथेन, इसमें प्लस आपका Cl2 हो गया जिसे क्लोरीन कहते हैं, और धूप उत्प्रेरक जो है वो धूप है। उत्प्रेरक क्या है? धूप है। अब यहां क्या हुआ, यहां से CH3 हो गया और ये विस्थापित होकर इसके साथ चलाया Cl, लेकिन यहां Cl2 है, केवल Cl आया है। इसमें भी एक हाइड्रोजन बचा है और इधर एक Cl बचा है HCl। देखो प्रतिस्थापन हुआ ना, और ये Cl से क्लोरो, CH3 से मेथेन, क्लोरोमेथेन है, और ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ही। बस यही छोटी सी रिएक्शन और ये परिभाषा लिखने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर। पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पाचक रस या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए, बताइए कि इसका क्या कार्य है। आ जाओ पाचक रस के बारे में समझते हैं। पाचक रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं। देखो लार, पहला लार होता है। लार भोजन को निगलने में सहायक होती है। ये सब पाचक रस है, लार, जठर रस, पित्त रस, ट्रिप्सिन, ठीक है, तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है, और लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देती है। ये एक हेडिंग, 4 हेडिंग डिस्कस कर लेना, 4 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 4 में 4 नंबर हमें लघुत्तरीय में लाना। जठर रस, जठर रस ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, तथा जठर रस में HCl पेप्सिन रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। HCl पेप्सिन जो HCl है वो भोजन के माध्यम से अम्लीय बनाता है, और भोजन के कठोर कणों को गलाकर पेप्सिन प्रोटीन्स पर क्रियाशील है, और प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। अगला पित्तरस या अग्नाशयिक रस। पित्तरस या अग्नाशयिक रस, गृहिणी में अमाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस तथा पित्तरस निगलने वाला पित्तरस आकर मिलते हैं, और पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो पाचन क्रिया में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय से बदलकर क्षारीय बनाता है। देखो ये HCl जो है वो अम्लीय बनाता है, और पित्तरस जो होता है भाई अम्लीय से क्षारीय बनाता है, क्षारीय। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, यह भोजन के प्रोटीन या पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है, या अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सोनिन के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम पे सक्रिय होता है। तो ये चारों आप लोगों को समझ में आ गया ना। आगे आ जाओ, भी और भी समझेंगे, इसके भाग भी हैं, जैसे लाइपेज। लाइपेज या भोजन की वसा पर क्रिया उसे वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइलाइपेज या एमाइलेज यह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया कर उन्हें मल्टोज या शर्कराओं में बदल देता है। लास्ट में है आंत्र रस, इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करता है। आंत्र में उपस्थित निम्न एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करता है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, एप्सिन आदि। बस इतना आपको लिखना है 4 नंबर के लिए। मैंने बहुत डिटेल में बताया, चाहो तो यही 4 हेडिंग लिख सकते हो, यही 4 हेडिंग लिख सकते हो, लेकिन जितना डिटेल में मैंने बताया अगर इतना लिख दोगे तो फिर आपका तो चांस ही नहीं है नंबर कटने का। अगर ये 4 लिखोगे हेडिंग तो हो सकता है 3 और आधा मिल जाए, आधा नंबर कट हो सकता है, ठीक है। अगर ये पूरा लिख दोगे तो 4/4, और एग्जामिनर का जो आंक है वो हो जाएगा फरार। सोचेगा कौन बताया है ऐसा यार, तो मैं बता देना सरमन लेक्चरर ने बताया है, ठीक है। अभी यहां एक क्वेश्चन और है, मानव के विसरण का क्या, जो मानव का विसरण है उसका कार्य क्या है। मानव का विसरण, यह मानव के विसरण के कार्यों का उल्लेख करो। देखो नर में प्राथमिक जो नर होते हैं, मतलब जो पुरुष होते हैं, जैसे हम भी एक पुरुष हैं। मादा जो होती हैं वो लड़कियां होती हैं, जो औरत होती हैं। नर जो होते हैं वैसे हम लोग। तो जनन अंड जो अंग जो होता है, अंडकार आकृति का विसरण होता है, विसरण।
नर में एक जोड़ी विषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडनुमा मसाल संरचना में रहते हैं, जिसे विषण कोष कहते हैं। विषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। विषण कोष शुक्राणु के बढ़ने में उचित ताप प्रदान करता है। ये शुक्राणु को बढ़ने में ताप प्रदान करता है, उचित ताप, ज्यादा ताप भी ना हो जाए तो उचित ताप प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एक न्यूमेरिकल देख लो जो हर साल यूपी बोर्ड में आया है, हर साल। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि वो 5 गुना प्रतिबिंब बने, और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो। लगा लोगे या लगवाना पड़ेगा? 4 नंबर का है, कहो तो लगवा दें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो। चलो हम ही समझा देते हैं पूरा। देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लो, तभी आपका जो दिमागवा है वो काम करेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। हल समझो। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी सबसे पहले दिया है। दिया है क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण है, याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात F कितना है? 15, बट हमें अवतल दर्पण में माइनस रहता है, चिन्ह प्रपाटी के अकॉर्डिंग -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। M यानी कि आवर्धन 5 गुना है, यानी कि 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 गुना। तो ये धनात्मक है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमें प्रतिबिंब कैसा मिला है? वास्तविक, तो ऋणात्मक होगा। देखो डायरेक्टली लिखा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब, तो ऋणात्मक होगा, यानी कि m जो होगा, m बराबर -v/u। ठीक है, -v/u, और ऑलरेडी इसको आप माइनस कर दो। ठीक है, अब यहां से आपको मिलेगा क्या? देखो, तो ये तो 5 गुना है, तो हमें जो v मिलेगा वो, इसको 5 रख दोगे, 5u मिल जाएगा। v जो मिलेगा वो 5u। ठीक है, 5u कैसे मिला? देखो यहां मैंने ये 5 रख दिया वैल्यू, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, और माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सूत्र लगा दो भाई दर्पण का। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f जो होता है बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/f कितना है? -15। v कितना है? 1/5u प्लस 1/u। भाई सॉल्व कर लो। देखो ये तो 1/15 है ही, ठीक है, और इसको आप ऐसे रहने दो, माइनस में है। इसकी जो मतलब अगर देखा जाए, इसका जो मतलब कितना हो जाएगा? एलसीएम 5u। ठीक है, और 5u एकम 5u, देखो 5u एकम 5u, और u पंचे 5u, 1 + 5u, यानी कि 1/15, और इधर ये 6 हो जाएगा, 6/5u, और 5u बराबर आपका 15 छक्का 90, माइनस में u बराबर -5u बराबर हमारा -90 मिला है। ठीक है, 5u बराबर -90। अब 90/5, तो यहां से u बराबर हमारा मिला है -18 सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर। u मिल गया तो v की वैल्यू पता चल जाएगी कि v बराबर है 5u के बराबर, इसके बराबर 5u के, और बराबर 5 गुणे में -18, v बराबर -90 सेंटीमीटर। v की वैल्यू जो मिली है -90, और u जो मिला है वो -18, माइनस मिला है। ठीक है, क्योंकि भाई सभी को पता है वास्तविक मिला है।
तो अतः स्पष्ट है, देखो अतः थोड़ा लिख दो, स्पष्ट है कि जो वस्तु है, वस्तु दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, तब प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल देख लो, और भी न्यूमेरिकल की क्लास आ जाएगी, टेंशन मत लो, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराऊंगा। देखो, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। परिपथ आरेख खींचकर आपको समझाएंगे। देखो, अथवा फ्यूज का विद्युत परिपथ का कार्य बताओ। देखो उत्तर, विद्युत परिपथ में फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। जब कभी घरों में बिजली की डोरी के तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे को छू जाते हैं, अथवा विद्युत या बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, तब परिपथ प्रतिरोध एकदम गिर जाता है। तब क्या होता था, परिपथ में बहुत अधिक धारा, इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है और जिससे उपकरण जल सकता है। इस प्रकार खतरे को बचाने के लिए हम परिपथ में वायरिंग अथवा फ्यूज का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने का ये क्वेश्चन पूरा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक है, चित्र में आपको यहां समझा देता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, इसका मैं चित्र समझा देता हूं। चित्र में कुछ है ही नहीं तो समझाना क्या है, बट आप लोग कहोगे सर जी समझाया नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो यही चित्र है, थोड़ा सा ऐसे तार लगे हुए हैं, ये फ्यूज है और ये है वितरण बॉक्स, वितरण बॉक्स, और ये है LN। बस यही पूरा आपका चित्र है, छोटा सा। इधर थोड़ा सा और समझ लो, थोड़ा सा और समझ लो। प्रत्येक फ्यूज जो है में अधिकतम धारा वहन करने की एक क्षमता होती है। जब धारा इस निश्चित परिमाण से अधिक होती है तो फ्यूज तार गल जाता है। ठीक है, और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिससे क्षति होने से बच जाती है। बस इतना सा आपको समझाना है फ्यूज के बारे में। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। ये 4 मार्च यूपी बोर्ड साइंस के पेपर में छपेगा बच्चों, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% यही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन, 6 + 6 + 6 18 नंबर पक्का। फिजिक्स में 6 नंबर, केमिस्ट्री में 6 नंबर, बायोलॉजी में 6 नंबर, ये 18 नंबर आपका पक्का कर देंगे। 18 का 18 नंबर पक्का कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं कम सक्रिय एक एक धातु का नाम लिखो। धातुओं की सक्रियता श्रेणी समझ लो। धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है, ठीक है, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी विकसित हुई है। यह है श्रेणी जो है विद्युत जो धातुओं की अपेक्षा करता है। देखो सबसे ऊपर जो है ऐसे जाएगा श्रेणी, और अभी इधर भी है, यहां ऐसे नीचे अवरोही क्रम, मतलब ऊपर जो होगा अधिक अभिक्रियाशील होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता रहेगा। जैसे अवरोही क्रम मतलब नीचे जाओगे घटती अभिक्रियाशीलता मिलेगा, घटती अभिक्रियाशीलता। तो यहां समझ लो, जैसे पहला है के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, और सबसे नीचे जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशीलता होगा। अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन, देखो फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है, Ag, U।
Ag। तो देखो इतना जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा, इतना बात ध्यान रखना। अनुप्रयोग पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना, ये दोनों अनुप्रयोग है, ठीक है, समझ में आ गया ना दोनों। अब आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र के सभी भागों का वर्णन करो। पाचन तंत्र देखो, संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थ या कणों को घुलनशील योग्य बनाना पाचन कहलाता है। इसके भाई फिगर चित्र मैंने ऑलरेडी बनवाना सिखा दिया है। पाचन तंत्र कैसे बनाए भाई, सरवन लेक्चर आप सर्च कर लेना, हमारा वीडियो आ जाएगा। सबसे पहले मुख तथा मुख गुहा। मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं और मुख में लार नामक एंजाइम पाया जाता है, और जिसमें निगलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम जो शर्करा में बदल जाता है, ठीक है। दूसरा ग्रासिका, निगल द्वार से भोजन ग्रासिका में जाता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है, ठीक है। यह है ग्रासिका यानी कि सेकंड पार्ट। थर्ड है अमाशय। अमाशय से भोजन आता है, इसमें जठर नामक ग्रंथ पाया जाता है। जठर नामक ग्रंथ में जठर नामक रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन पाया जाता है। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील है और प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइन्स में बदलता है। रेनिन दूध को फरकर और उसमें घुली कैसीन को अलग कर देता है। तो ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है छोटी आंत। छोटी आंत क्या करता है? अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी से क्षुद्रांग में आता है, यानी कि छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है तथा अवशोषण जल तथा भोजन ही बचते हैं। बड़ी आंत क्या है? लास्ट है। यह भोजन मतलब यह लगभग आहार नली का अंतिम भाग है। जो पाचन है ना, पाचन का अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है। इसमें भोजन का जो बचा हुआ भाग है, शेष भोजन तथा अवशोष जल ही बचता है। भोजन तथा जल जो खराब होते हैं, जिसके द्वारा आपस शरीर से बाहर जो गुदा द्वार होता है ना, गुदा द्वार, उसके द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये पाचन तंत्र तो 100% आएगा, और उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ लेना, उत्सर्जन तंत्र भी आ सकता है, ठीक है। अगला है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन करो। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बट देख लो, एक बार देखना जरूरी है। ओम का नियम। ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब है, समान रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। देखो, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब देखो जो V है वो समानुपाती धारा I के, V जो होगा वो समानुपाती होगा धारा I के। लेकिन अगर आप समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो B बराबर RI जुड़ जाएगा, मतलब यहां एक R जुड़ जाएगा, और R जो है वो चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध है, ठीक है। क्या है? प्रतिरोध। अब यहां से अगर R बराबर देखा जाए तो V/I हो जाएगा। R बराबर V/I, और V का जो होता है वो वोल्ट होता है मात्रक, और I का एम्पियर होता है, और ये जो होता है ये ओम के बराबर होता है। तो इसका मात्रक ओम होता है और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, ठीक है। ये हो गया ओम के नियम का सत्यापन। इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, आमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र A के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अभी बनवाते हैं चित्र। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I और आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर को V वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। देखो फिगर थोड़ा ध्यान से समझना, हार्ड है थोड़ा सा फिगर, पहला वाला, दूसरा आसान ही है। देखो फिगर मैंने कहा है ध्यान से समझना, और जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बना लेना। बुक में आपके हो सकता है हार्ड दिया हो, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बनाऊंगा। बस इतना फिगर है। यहां के है अर्थात कुंजी, और ये जो है ये आमीटर है, आमीटर है। और यहां देखो थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, ये प्रतिरोध है, बट मुझे नीचे भी लेना है। चलो ठीक है, आ जाएगा। यहां एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ध्यान रखना। ये प्रतिरोध तार है,
और यहां भी हमारा एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है और यहां हमारा प्लस माइनस एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। एक फिगर और समझ लो बगल में, बहुत ज्यादा आसान है फिगर, कोई हार्ड नहीं है। ये फिगर अभी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा थोड़ा सा। ये हमारा विभवांतर है जो कि एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पे धारा है। अब देखो यहां प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा इस प्रकार धारा नियंत्रक परिपथ में वाली बदलकर आमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ पढ़ लेती है। विभवांतर को एक्स अक्ष, धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि सरल रेखा, देखो ये सरल रेखा ना, ये बिल्कुल सरल रेखा है, ध्यान रखना। तो चित्र बी के अकॉर्डिंग जो चालक है ना वो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात जो है चालक ओम के नियम का पालन करता है। ये तैयार कर लेना जो लॉन्ग बताया। 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भागों को विवरण, वस्तु का मानव नेत्र के प्रतिबिंब का किरणारेख, ये तैयार कर लो। एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आपको पैटर्न बनाना, बस ये इतना क्वेश्चन अगर आप साइंस में तैयार कर लेते हो, मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर 1% नहीं आएगा। जाओ 85% तो पक्का है। और एक वायरल पेपर दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, 95 हो जाएगा। साइंस में जितना बताया उससे बाहर नहीं आएगा। जाओ, मैं ये गारंटी देता हूं, स्टाम्प पे लिख देता हूं। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, साइंस के पेपर में धुआं उड़ा दो कि इस बार। चलो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।